नमस्कार बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 28। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा है ना। तो कुछ कंसेप्ट्स इसमें बेसिक्स ध्यान में रखना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मासेस दी हुई है 1 2 3 kg। M1 की मास 1 kg, ये 2 kg और ये 3 kg। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है। और सेकंड में बोल रहा है द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू M1 इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो है 20 सेंटीमीटर है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जब सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से, तो ये वाला जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली अगर M1 ऊपर की तरफ जाता है तो कभी ना कभी तो टकराएगा ही। तो वो टाइम आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए टू स्ट्रिंग दी हुई है। एक तो ये वन स्ट्रिंग नंबर 1 हो गई और ये स्ट्रिंग नंबर 2 हो गई। तो दोनों में टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसमें टेंशन में मान रहा हूँ क्या इसमें मान रहा हूँ मैं टी, है ना। तो आप पुली का फ्री बॉडी डायग्राम से बना सकते हो। ऊपर में टेंशन क्या आ जाएगी, 2T आ जाएगी, है ना। क्योंकि ये टी हो गई, ये टी हो गई। तो अगर आप इसे टी डैश मानते हो तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2T। तो ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ जाएगी, 2T। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग ये पुली जो है वो क्या है, मासलेस है ना। तो मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। चाहे एक्सेलरेशन 0 हो चाहे नहीं हो, तो नेट फोर्स ऑलवेज 0 ही होगी इस पर। इसलिए मैंने एक्सेलरेशन वगैरह मेंशन भी नहीं किया कुछ, क्योंकि ऑलवेज नेट फोर्स 0 ही होगी। अब चूंकि एक्सेलरेशन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मानना होगा। तो मान लेता हूँ कि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना मान लेता हूँ, A1 है ऊपर की तरफ। इसका एक्सेलरेशन भी मान लेता हूँ मैं कितना है, A2 है ऊपर की तरफ। और इसका भी एक्सेलरेशन आपको मानना पड़ेगा M3 का। तो कहीं भी मान सकते हो आप डायरेक्शन। मैं क्या मान रहा हूँ, A3 है ऊपर की तरफ। आप नीचे ही मान सकते हो, ऊपर ही मान सकते हो, बस प्लस माइनस साइन का फेर है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 1 kg वाले के लिए आ जाइए। M1 के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूँ मैं। तो एक तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, G। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो आंसर इज 2T, है ना। उसमें 2T है टेंशन। और एक्सेलरेशन आपने क्या माना है, A1। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ इतनी ही फोर्सेस लग रही है। तो इक्वेशन आसानी से लिख पाएंगे हम लोग क्या, 2T माइनस जी इक्वल टू मास 1 हो गया इंटू एक्सेलरेशन A1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली 2 kg वाले के लिए, ठीक है, इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पे। 2G नीचे की तरफ। अब 2 kg वाले का टेंशन जो है वो T है, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई है। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन पता है। ये फायदा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एनएलएम डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है, तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन आप क्या लिखोगे, T माइनस 2G इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन A2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली 3 kg वाले के लिए भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया 3 kg का ऑब्जेक्ट, नीचे आ गया आपका 3G, ऊपर फिर से टेंशन T रहेगी। और 3 kg वाले का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने कितना माना है, A3। तो इसका भी अगर इक्वेशन लिखो तो T माइनस 3G इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, A3, इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, एक तो T हो गई और एक A1 A2 A3। बट इक्वेशन मेरे पास कितने हैं, 3 ही है। तो क्या 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल को सॉल्व किया सकता है, तो आंसर इतना। तो एक और रिलेशन कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो एक और रिलेशन लाऊंगा मैं। पहले यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, पुली से एक रिलेशन आएगी। कैसे आएगी वो मैं इधर ला रहा हूँ। तो ये हो गई पुली, रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके यहाँ से मैं लाऊंगा। ये हो गई 2 kg का ऑब्जेक्ट, ये हो गई 3 kg का ऑब्जेक्ट। अच्छा, पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो गया, A1। A1 क्यों है ये आपको पता है क्लियरली, यहाँ पे आप देख सकते हो।
है ना, क्योंकि अगर M1 जो है ऊपर की तरफ A1 से जाएगा तो M1 के साथ ये पुली भी अटैच्ड है ना, तो ये जितना ऊपर जाएगा ये पुली भी उतना ही नीचे की तरफ आएगी, तो पुली का एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, A1। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैं दिखाया हूँ, पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये है A2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये है A3 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब तीनों यहाँ पे एक इक्वेशन और चाहिए हमको, तो एक इक्वेशन कहाँ से लाया जाए, कुछ रिलेशन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप पुली पे बैठ जाओ A2 और A3 के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है ना, A1 A2 A3 के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है, जो कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप पुली पे बैठ जाओ, ठीक है, तो पुली पे अगर आप बैठ जाओगे तो क्या लगेगा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पुली पे बैठ रहा हूँ, मतलब पुली को बना रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पुली पे अगर बैठ जाऊंगा तो ऑब्वियसली पुली क्या आ जाएगी, तो आपको पता है पुली पे अगर आप बैठोगे तो जिसको भी आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया वो क्या मान लेती है, अपने आप को रेस्ट पे मान लेती है। तो पुली जो है अपने आप को क्या मान लेगी, रेस्ट पे। तो पुली अपने आप को रेस्ट पे मान लेगी, तो अपने आप को रेस्ट पे मान लेगी, तो इसके पास जो भी है वो सब किसको ट्रांसफर कर देगी, ऑब्जेक्ट को, है ना। तो हमको तो वेलोसिटी से उतना मतलब है नहीं, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, हमको मेन मतलब एक्सीलरेशन से यहाँ पे। इसका मतलब इसके पास जो भी एक्सेलरेशन था ये सब ट्रांसफर कर देगा किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने, दो, तो एक तो इसको भी ट्रांसफर करेगा और एक इसको भी ट्रांसफर करेगा। तो पुली ने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया, तो ट्रांसफर कैसे करती है, उल्टा करके, है ना। तो अब 2 kg वाले को इसने देखना चालू किया, ठीक है, पुली पे बैठ के 2 kg वाले और 3 kg वाले को मोशन देखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रेस्ट हो गया, तब उल्टा करके इसे ट्रांसफर करो, तो A1 नीचे, तो इसे उल्टा करके मिलेगा ऊपर की तरफ। तो ये क्या देखेगा कि इसका एक्सेलरेशन जो है 2 वाले का ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा, तो आंसर इज A1 प्लस A, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऊपर, ऊपर वाला प्लस ले रहा हूँ। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसको भी उल्टा करके ट्रांसफर करेगा, है ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस A3। अब आप सोचिए कि पुली रेस्ट पे है, तो आप जानते हैं कि अगर पुली रेस्ट पे होगा तो सिचुएशन क्या होगा, आप जानते हैं ऑलरेडी कि अगर पुली रेस्ट पे होगा और इससे दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है तो सिचुएशन क्या होगा सर। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है ए से, तो ये वाला ऊपर की तरफ जाना चाहिए ए से, यही सिचुएशन है, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकती। मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन की, इसका ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ, दोनों क्या होना चाहिए, आंसर इज सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो सर दोनों ऊपर की तरफ है ना, तो ये दोनों क्या होगा, इसका मतलब इसका रियलिटी में किधर होगा, तो आंसर इसका रियलिटी में किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। तो दोनों, इसका एक्सेलरेशन जितना ऊपर की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन जितना नीचे की तरफ होगा, वो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम कर रहा हूँ मैं, तो A1 प्लस A2, ये ऊपर की तरफ है तो ये प्लस ही लिखा मैंने, इक्वल टू, अब इसका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ कितना आएगा, तो आंसर है जब इसे नीचे लाओगे, डायरेक्शन नीचे करोगे तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, तो माइनस साइन लगेगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -A1 प्लस A3। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2A1 इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2A1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन A3 प्लस A2। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इधर भेज दिया और ये बच गया -A3 और ये आ जाएगा -A2। तो ये फाइनल रिलेशन आया दोनों के बीच। तो अब हो गए मेरे पास टोटल इक्वेशन नंबर 4। अब 4 अननोन, 4 इक्वेशन, चारों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं, तो आंसर इज यस, किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ से मैं कुछ अननोन्स रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो क्या है A3 प्लस A2 है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि A3 प्लस A2 कहीं ना कहीं से आए, यहाँ से आ सकता है, तो मैं 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ, बशर्ते कि 2 को नीचे भेज रहा और 3 को नीचे भेज रहा।
ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2+3 ऐड कर रहा हूँ, तो 2+3 कर रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा कितना, A2+A3 इक्वल टू A2+A3 2 को नीचे कर दिया मैंने, तो T-2G/2 प्लस T-3G/3। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3T-6G प्लस 2T-6G अपॉन 6, एलसीएम 6 हो गया था, और ये आ जाएगी आपकी 5T-12G/6। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, है ना। तो एक इक्वेशन आ जाएगी क्या आपकी, इक्वेशन नंबर 4 से मैं चल रहा हूँ, तो 2A1 इक्वल टू माइनस A3+A2 की वैल्यू अभी भी निकाला आपने, 5T-12G/6। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, ये 12A1 इक्वल टू माइनस साइन अंदर भेजा, तो -5T माइनस माइनस प्लस 12G, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब एक देखिए, एक इक्वेशन ये आ गया T और A1 में, और इक्वेशन नंबर 1 भी T और A1 में पता है आपको। तो आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सिंप्लीफाई करो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। 12 से क्यों कर रहा हूँ, ताकि A1 से A1 कैंसिल आउट भी हो सकता है, या आप डायरेक्ट क्या करो, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो T से T क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन क्या है, उसके बाद पहला इक्वेशन जो है 2T-G=A1, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो T को अगर गायब करना हो तो क्यों ना यहीं से T की वैल्यू निकाल के मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से T की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A1+G/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 है 12A1 इक्वल टू -5A1+G/2 प्लस 12G। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 12A1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई वगैरह कर देता हूँ, -5A1 -5G प्लस 24G, और 2 इधर आ जाएगा तो इधर मैं कर दे रहा हूँ 24, और 24A1 -5A1 29A1, और उधर आ जाएगी कितनी, 19G। तो A1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 19G/29, और आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन माना वो सही था। मैंने किधर माना था, A1 किसका था एक्सेलरेशन, मास m1 का, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। सिमिलरली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, T की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेता हूँ। T की जो वैल्यू आ जाएगी A1+G मतलब 19G/29 प्लस G/2, तो T की जो वैल्यू आ जाएगी 29 प्लस 19 48, 48G/2 इंटू 29, तो ये आ जाएगी 24G/29, है ना, क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट, ये तो 29 है ना, ये G नहीं है, ये 9 है। ठीक है, तो T की वैल्यू इतनी आ गई। पहला आंसर तो आपका ये आ गया, है ना। अब नेक्स्ट आंसर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या A2 के साथ कोई रिलेशन है, तो आंसर इज यस। इक्वेशन नंबर 2 देखिए आप, तो T ऑलरेडी आपको पता है, तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की यहाँ पे, तो T-2G इक्वल टू क्या था, 2A2। T की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, 24G/29 -2G इक्वल टू 2A2।
तो अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा इधर -58। तो 58 में से माइनस करो आप 24, तो ये आ जाएगा 4 एंड ये आ जाएगी आपको 3 -34। -34 बाई 29 इक्वल टू कितना आ गया 2a2। 2 से आप कैंसिल कर दो 17। अच्छा जी भी है यहाँ पे, तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -17g/29। इसका मतलब माइनस आ रहा है, मतलब मैंने जो माना वो गलत माना था। तो मैंने किधर माना था, तो मैंने एक्सेलेरेशन a2 का माना था ऊपर की तरफ, है ना। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन रियलिटी में किधर होगा, तो आंसर इज नीचे की तरफ होगी। तो a2 का जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा 17g/29। सिमिलरली a3 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, है ना। a3 की वैल्यू इक्वेशन देख लो आप, ये है t-3g = 3a3। तो वहां से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, t-3g = 3a3। t की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 24g/29 -3g = 3a3। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, तो और डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 29 × 3, 87 में से 24, तो ये आ गया 65। 65g माइनस में आएगा डिवाइडेड बाई 29 इक्वल टू 3a3। सॉरी 63 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 21 से। तो a3 आ गई कितनी -21g/29। ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो माना उसका अपोजिट। तो आप चेक कर सकते हैं a3 आपने किधर माना, a3 जो है आपने a3 भी ऊपर माना था, इसका मतलब a3 भी रियलिटी में किधर आएगा नीचे की तरफ। तो इसका भी एक्सेलेरेशन किधर होगा नीचे की तरफ। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 29/g। तो आई थिंक तीनों का आंसर आपको पता चल गया होगा। a1 तो आ गया था 19g/29, a1 आया था 19g/29। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है 29। एक क्वेश्चन और क्या बचा हुआ, आपको टाइम भी बतानी है। डिस्प्लेसमेंट आपका पता है ना, ये जो था आपका कि m1 जो है कब स्ट्राइक करेगी। तो अब देखिए m1 की अब काइनेमेटिक्स आपको यूज करना है, दिया गया रिलीज किया गया रेस्ट से, इसका मतलब m1 जो है इसका u0 हो गया, m1 की एक्सेलेरेशन आ गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 19g/29, और डिस्टेंस दिया है कितना ट्रेवल करना है 0.2 मीटर, ऐसा यूनिट में ले रहा हूँ मैं। तो टाइम आप निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू क्या लगा लो फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टू 0 गया, हाफ ए टी स्क्वायर ये आ गया 0.2 इंटू 2 आ जाएगा, और ए की वैल्यू तो अपने अभी अभी निकाल रखा है, इसको मैं जी की वैल्यू ले लेता हूँ 10, 29 इंटू टी स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे, मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। तो ये आ गया आपका 0.4 इंटू 29 इक्वल टू 11.6 डिवाइडेड बाई 190 इक्वल टू इतना, और इसका रूट, तो ये रूट है, तो लगभग 0.247, और इसको मैं ले सकता हूँ टाइम जो आएगी 0.25, ऐसा यूनिट में रखा तो क्या आएगी सेकंड। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी था, बाकी कंसेप्ट वही है, सिमिलर है। यहाँ पे एक रिलेटिव का कंसेप्ट यूज हुआ है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।